कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर हम स्वागत करते हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के एक ऐसे नेता जो सौम्य हैं, सरल हैं, लेकिन विकास के लिए दृढ़ हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये विपक्ष के एक कद्दावर नेता के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। मैंने आपसे कई बार चर्चा की मुख्यमंत्री के तौर पर, और मुझे लगता है कि आपसे चर्चा किए बिना यह कार्यक्रम अधूरा था। और मैं चाहता था कि आप इस कार्यक्रम का जो मकसद है वो बताना है नवा छत्तीसगढ़, क्योंकि नवा छत्तीसगढ़ बनाने का श्रेय जाता है अगर किसी को तो वो डॉक्टर रमन सिंह है। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि ये जो नया नारा है ये केवल नारा है या जुमला है, या आपके विकास के जो रोडमैप है उसको, उस लकीर को छोटा करने की कोशिश है, या आपको लगता है बड़ी लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री? देखिए, राजनीति में जब अवसर मिलता है, अवसर जनता देती है। जनता के वोट से हम लोग सत्ता में और विपक्ष में बैठते हैं। जनता ने अवसर दिया है उन्हें। सवाल इस बात का है कि जो 15 साल की विकास यात्रा सतत चल रही थी, उस विकास यात्रा को उसी दिशा में कैसे आगे बढ़ाएं, और उसके लिए प्रयास और उसके लिए फंड का डाइवर्शन उस क्षेत्र में होना जरूरी है। स्टेट जब बना 2000 में और 2003 में अवसर मिला, तो आज मैं कह सकता हूं कि 2003 का छत्तीसगढ़ बना इसलिए कि रीजनल इम्बैलेंस का शिकार था, पिछड़ापन था, गरीबी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। हमारा फोकस इस पे रहा और लगातार हम लोगों ने प्रयास किया कि छत्तीसगढ़ के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें और एक मजबूत छत्तीसगढ़, नवा छत्तीसगढ़ का निर्माण की प्रक्रिया करें। और आज कहाँ 6,000 करोड़ के बजट से शुरू किया, 7,000 करोड़ के बजट से शुरू किया, अब 90,000 करोड़ का बजट हो चुका है। जीएसडीपी जब मैं 2003 में मुख्यमंत्री बना तो 36,000 करोड़ का जीएसडीपी था। टोटल छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी जिसको कहते हैं, आज 2019 में जब हम बैठे हैं 36,000 से बढ़ के 3,06,000 करोड़ का जीएसडीपी हो गया। ये ग्रोथ की दिशा जो बनी, कहाँ 30,000 किलोमीटर सड़कें थी, 60,000 किलोमीटर हो गई। ग्रामीण सड़कें 1,400 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में था, 21,000 करोड़ हो गया। स्टेट का ग्रोथ जो होता है, गांव का विकास, गांव तक कनेक्टिविटी, गांव तक पावर, इलेक्ट्रिसिटी, गांव तक वो सारे बेसिक जो उनके सुविधाएं चाहिए उसको देने का काम छत्तीसगढ़ में हुआ। आपको आश्चर्य होगा, जब छत्तीसगढ़ बना, छत्तीसगढ़ में पावर का कंजम्पशन, खपत, किसी राज्य के डेवलपमेंट का आंकड़े 4 ही आंकड़े से समझ में आ जाता है। कंजम्पशन पावर का 2003 में 1,400 मेगावाट था। छत्तीसगढ़ 2018 में यदि हम खड़े होकर देखते हैं, 1,400 मेगावाट से बढ़ के 4,400 मेगावाट पावर का कंजम्पशन। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ आपको रोक रहा हूँ। अभी टीएस सिंहदेव साहब ने कहा कि आप उनके बड़े भाई हैं। राजनीति में बड़े भाई का रिश्ता आप भी निभाते हैं, छोटे भाई का वो भी निभाते हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि आप इसी मंच में आपने कहा था कि हम सिक्सर मारेंगे, आखिरी बॉल पर भी सिक्सर मारते हैं, लेकिन आप हिट विकेट हो गए। जो इशारा टीएस सिंहदेव साहब ने किया कि हिट विकेट आप अपनी केंद्र सरकार की वजह से हो गए, कि ना तो आप समय पर बोनस दे पाए, ना किसानों की कर्ज माफी का ऐलान कर पाए, और ना आपको पर्याप्त फंड मिला ये बताने के लिए कि आप किसानों के हितैषी हैं। और टीएस सिंहदेव साहब का जन घोषणा पत्र आप पर इतना भारी पड़ गया कि आपको हिट विकेट की नौबत आ गई। देखिए, भुलावे में आके तत्कालिक निर्णय हो सकते हैं। बड़ी बड़ी घोषणाओं के मकड़जाल में फंस के मतदाता उलझ गया और मतदाता ने, आपको तो हार देखनी पड़ी। हाँ, मतदाता ने वोट दिया और वोट देने के 2 महीने के अंदर ही वो पूरी स्थिति 60 दिन में ही कलाई खुलने लगी। 60 दिन में ही लोगों को भ्रम लगने लगा। कर्मचारियों का आंदोलन शुरू हो गया, शिक्षाकर्मी आंदोलित हो गए। जितने बड़े वादे किए थे, शराबबंदी का सबसे बड़ा वादा छत्तीसगढ़ के 50% महिलाओं को आंदोलित किया था, वह शराबबंदी ना करके अब तो इन्होंने कहा कि अंग्रेजी ठेका अलग होगा, देसी अलग होगा, गांव-गांव कूचे जाएंगे। शराबबंदी की बात छोड़िए, शराब के ज़्यादा खपत बढ़ाने के लिए, ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ाने के लिए योजना बन गई। तो ये घोषणाएं
आकर्षक थी इसलिए चुनाव में जीत गए, मगर उसका क्रियान्वयन में 60 दिन में ही उल्टा दिशा में सरकार लेकिन डॉक्टर साहब 60 महीने में आप कह रहे हैं कलई खुल गई, आपको 60 महीने इंतजार करना पड़ेगा, 5 साल तो आपको इंतजार करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब भूपेश बघेल हैं बदलापुर की राजनीति करें या टीएस सिंहदेव साहब है, वो कहें बड़े भाई साहब हैं हमारे, लेकिन हम नई लकीर खींचेंगे। राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि आपकी जो सरकार है वो जुमलेबाजी की सरकार है, आप लोगों ने तो सबसे ज्यादा जुमले दिए केंद्र में। ऐसा है, जब 15 साल सरकार चलाया तो उसमें चिंता की बात नहीं है। 15 साल बैटिंग किया, 5 साल फील्डिंग करने के लिए तैयार हैं हम, उसके लिए क्या तैयारी है, उसके लिए कोई संकोच ही नहीं है। जो दायित्व मिला है उस दायित्व को पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ करना ही जवाबदारी है। सरकार का अवसर उनको दिया, तुलना हो जाएगा, देख लीजिए आप 6 महीने के अंदर लोग बोलने लगेंगे कि क्या सरकार है और क्या सरकार थी, तुलना लोगों को दिखने लगेगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बदलापुर लग रहा है आपको ये पूरा राज्य? देखिए, वर्क कल्चर, काम करने का तरीका और एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को, राजनीति को प्रभावित करने के निर्णय जो 60 दिन में आए, उस 60 दिन लेकिन में सीखने का तो मौका मिलेगा, वो पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं। मैं 60 दिन के 2 उदाहरण दे दूंगा। 60 दिन में अभी तक कार्यकारी डीजी काम कर रहा है, डीजी अभी तक 60 दिन में नियुक्त नहीं हो पाया। एक डीजी, दूसरा डीजी आ गया, जो वर्तमान जो डीजी है उससे 3 साल सीनियर है। प्रशासनिक निर्णय यह है कि यूपीएससी से आज तक कंसेंट नहीं ले पाए। प्रशासनिक निर्णय यह है कि ताश की गड्डियों की तरह एसपी और कलेक्टरों के ट्रांसफर हो रहे हैं। ये प्रशासन को पूरी तरीके से, डॉक्टर साहब इसलिए लग रहा है वो कि सब आपके लोग हैं, सब आपके इशारे पर काम करते थे, मेरे लोग फेंटना पड़ रहा है। मेरे लोग तो पूरे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ बदल दोगी क्या? नहीं, ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूं मैं, सारे ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूं। जो मुख्यमंत्री होता है ब्यूरोक्रेसी उसी का होता है। ये गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि डॉक्टर रमन का कोई ब्यूरोक्रेसी है या दूसरे का ब्यूरोक्रेसी है, ये तो। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आपसे विधानसभा में पूछा था कि आपने ऐसा कौन सा काम किया जब मैं बदलापुर की राजनीति कर रहा हूं। देखिए, मैंने वर्क कल्चर की बात की, हमारा फोकस डेवलपमेंट में होना चाहिए। छत्तीसगढ़ को जरूरत है डेवलपमेंट की, कार्य योजना को। आप लगातार एक ही योजना पे चल रहे हो, डेवलपमेंट को अलग किनारे करके। सिर्फ और सिर्फ मैं बोलता हूं, सरकार के 15 साल के पूरे काम जितने हैं वो सबकी एक साथ जांच करा लो भैया, संतुष्टि हो जाएगी। मगर ऐसे ऐसे प्रशासनिक निर्णय जो दिखाता है कि कैसे गलत तरीके से निर्णय होते। एसआईटी का निर्णय होता है, एसआईटी के निर्णय कैसे होता है? एसआईटी के निर्णय के लिए जो अभियुक्त है, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जो आदमी जिसका जमानत नहीं हुआ, जिसका बेल नहीं हुआ, उसके आवेदन पर एसआईटी का निर्णय होता है। अब तो कोर्ट में भी कमेंट आने लगे कि यह कैसा एसआईटी बन रहा है कि जिसके ऊपर आरोप है, जो जमानत जिसको नहीं मिला है, कोर्ट में बाहर घूम रहा है, उस आदमी के कहने से एसआईटी। अब सरकार चलाइए, सरकार चलाने के प्रशासनिक जितने निर्णय हैं उस मापदंड के आधार पे करिए, उस आधार पे सरकार चलिए। अपने पास 60 महीने का समय है भाई, 60 दिन में क्या होता है? आगे पूरा अवसर है, इंतजार करिए, बढ़िया काम करिए और हम हमेशा लेकिन स्वागत। मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट कहती है कि जिन अफसरों ने आपके इशारों पर उनके लोगों को तंग किया, जेल भेजा, उनकी सीडी कांड में संलिप्तता बताई या उनके माँ बाप से पूछताछ की, या जो अब मुख्यमंत्री हैं तब वो विधायक थे उनसे पूछताछ हुई, तो वो बदला नहीं लेंगे तो क्या करेंगे? देखिए, ये प्रक्रिया की शुरुआत हम लोगों ने नहीं की। ऐसा करके सीडी दिखाने वाला मैं नहीं हूँ, डॉक्टर रमन नहीं है। वहाँ से शुरुआत होती है, मंत्री का सीडी बनता है। ये इस कहानी को मैं इसलिए नहीं दोहराना चाहता, राजनीति का इससे ज़्यादा काला पक्ष हो नहीं सकता। चरित्रहीनता, किसी को चरित्र का आरोप लगाकर इससे ज्यादा प्रकाष्ठा नहीं हो सकता कि किसी मंत्री को सीडी जारी कर दिया जाए। राजनीति में मैं मानता हूं कि इससे हल्की बात मैं जीवन में आपसे सहमत हूं। डॉक्टर साहब, ये राजनीति की सबसे गंदी स्थिति होगी और सबसे खराब परिस्थिति होगी, लेकिन मैं आपके साथ चुनाव में और तमाम बड़े नेताओं के साथ में चुनाव में छत्तीसगढ़ को मैंने करीब से देखा। आपने भी कहा था कि ये कांग्रेस इस तरह की राजनीति करती है, लेकिन जनता ने स्वीकार नहीं किया इसको। जनता का निर्णय सिर आंखों पर, जनता ने जो निर्णय लिया है और अवसर दिया है ये ठीक है, उस पर कहीं इनकार हो नहीं सकता। और हम बोलते हैं कि हम एक विपक्ष की भूमिका में अपनी भूमिका निभाएंगे। जनता ने वोट दिया, जो भी कारण रहा हो। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज आपसे
पूर्व मुख्यमंत्री के नाते नहीं, एक वरिष्ठ राजनेता के पूछ रहा हूं कि प्रदेश की राजनीति में अगर सीडी कांड हो, पुलिस अफसरों की भूमिका हो, ईओडब्ल्यू की भूमिका हो या लोकल इंटेलिजेंस की भूमिका हो, ये कौन सी राजनीति है जिसको आप खत्म नहीं कर पाए? सत्ता में तो आप थे। सत्ता में हम रहे और सत्ता में रहने के बाद कभी हमने उस मर्यादा को, सीमा को तोड़ने का, सीबीआई यदि इन्वेस्टिगेशन करती है, सीबीआई यदि जांच करती है तो सीबीआई का काम है। लेकिन सीबीआई को तो आप ही के लोग कहते थे पिंजरे में बंद तोता है मनमोहन सिंह सरकार के समय, आप तो कह रहे हैं पिंजरे में बंद तोता नहीं है, ये तो पालतू भेड़िया हो गया। जब जिस पे आप छोड़ देते हैं वो काट के आ जाता है उसको। मायावती हो, मुलायम सिंह हो, अखिलेश हो, सबके पीछे लगा रखा आपने। देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी एनआईए और सीबीआई पे, हिंदुस्तान पे यदि भरोसा उठ जाएगा तो जांच एजेंसी और कौन से बाकी? डॉक्टर साहब, ममता बनर्जी हो, मायावती हो, अखिलेश यादव हो, मुलायम सिंह हो, किसके पीछे नहीं लगी सब एजेंसी? ये तो आपने पहले तोता था, भेड़िया बना दिया उसको। सीबीआई की अपनी भूमिका रहती है, सीबीआई उन मुद्दों पे जांच करती है और मुझे लगता है कि आज ये इन संस्थाओं को और ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। सीबीआई के काम पर शंका करने की ज़रूरत नहीं। मुख्यमंत्री जी आपसे कुछ देर बाद आएंगे, मैं आपसे पूछूं कि आप उनको, आपके पास अनुभव है, 15 साल मुख्यमंत्री का अनुभव है, केंद्र में आप वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे, तब भी मैंने आपको कवर किया है दिल्ली में। आप क्या सीख देंगे कि भाई बदलापुर की राजनीति छोड़ के ये काम कर लीजिए? आप, आपके बस में, कंट्रोल में ना तो ब्यूरोक्रेसी है, ना अफसरान है और बार बार आपको बदलने पड़ते हैं, आप डीजीपी तैनात नहीं कर पाते। कौन सा ऐसा पहला काम करें जिससे आप खुश हो गए? मैं किसी को सीख देने वाला नहीं हूं, मैं अपनी बात विधानसभा में रखता हूं, सीख देने वाले मेरे सामने बैठे हैं। टीएस सिंहदेव साहब देंगे या जनता देगी? जनता तो 5 साल बाद देगी। बाबा आपको कह रहे हैं कि आपको सीख देना है, या टीएस सिंहदेव साहब की तरफ इशारा है रमन सिंह जी का कि आप सीख दीजिए मुख्यमंत्री को कि काम पर लगे, बदलापुर ना करें? मैं दूसरे सवाल पर आता हूं कि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि नरेंद्र मोदी इवेंट मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, वहां पर भारत का फाइटर पायलट पाकिस्तान की गिरफ्त में है, नरेंद्र मोदी अपने प्रोग्राम में लगे हैं, वो वापस आता है तो उसको मैनेजमेंट बना देते हैं। ऐसा लगता है कि सेना एयर स्ट्राइक नहीं कर रही है, नरेंद्र मोदी और बीजेपी एयर स्ट्राइक कर रही है। अजीब बात है, देश के इतिहास में और जहां तक हम लोगों ने इस पिछले 30-40 साल में देखा, देश का मान सम्मान गौरव बढ़ाने का काम हुआ। पाकिस्तान के साथ जिस प्रकार मोदी जी ने कूटनीतिक विजय ही नहीं हासिल की, बल्कि एक प्रकार से ऐसा दबाव बनाया कि पूरे के पूरे पाकिस्तान की सरकार, वहाँ के सारी लोगों को झुकना पड़ा। और शायद हिंदुस्तान में पहली बार हुआ, कारगिल के समय भी नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगा। पहली बार सेना को फ्री हैंड देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। ये सारे निर्णय सेना कर रही है। सेना को यदि आप फ्री हैंड दे दो, ये सक्षम बता दिया सेना ने। यदि प्रधानमंत्री ने कहा कि सेना फ्री हैंड दे के काम कर सकती है, तो सेना ने बता दिया कि पाकिस्तान को कैसे घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ा और कैसे सुरक्षित रूप से अभिनंदन देश वापस आया। ये राजनीतिक विजय भी है, कूटनीतिक विजय भी है और ये आत्मबल की लड़ाई में नरेंद्र मोदी जी ने दिखा दिया कि देश के सारे दुनिया के लोग इस हमारे कदम का न केवल मदद किए, सराहना किए, बल्कि दुनिया में किसी ने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई नहीं है। लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है और आतंकवाद के यदि ठिकाने हैं तो वहाँ जाके ध्वस्त करना भारत की सेना का काम है और भारत की सेना ने बाखूबी किया। हमें तो आलोचना की बात छोड़कर, किसी विषय को छोड़कर हिंदुस्तान की सेना का खुले में तारीफ करना चाहिए कि हिंदुस्तान का मान सम्मान गौरव बढ़ा। 130 करोड़ लोगों को पहली बार लगा कि हाँ, हिंदुस्तान का नेतृत्व ऐसा होना चाहिए जो पाकिस्तान को सबक सिखा सके। बहुत बड़ी बात। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी हम टीएस सिंहदेव साहब से पूछ रहे थे तो उन्होंने कहा, बड़ी सौम्यता से कहा कि हम क्रेडिट नहीं लेना चाहते, जो काम सेना ने किया वो सेना का है। 71 लोग बोले नहीं होंगे, तब हम पैदा नहीं हुए थे, 72 में पैदा हुए। तो मैं कह रहा हूं कि उन्होंने तो बांग्लादेश पाकिस्तान का बंटवारा करवा दिया इंदिरा गांधी ने, और आपके पूर्व प्रधानमंत्री, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, आपके वरिष्ठ नेता ने संसद में कहा, हालांकि उस पर विवाद होता है कि उन्होंने दुर्गा नहीं कहा था, इंदिरा गांधी को उन्होंने कहा कि दुर्गा की तरह है। अब ये अलग बात है कि उस पर भी एक विवाद है कि उन्होंने कभी नहीं कहा। मैं कहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी अगर इंदिरा गांधी की तारीफ करते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि उन्होंने बंटवारा करवाया, ये कहते हैं कि देश की सेना को नेतृत्व दिया या उनको मजबूती दी इंदिरा गांधी ने। तो अब कौन सा नया काम हुआ? ये तो उससे
उसी की तरह का काम है। एक छोटा एग्जाम्पल बता दूंगा तो आपके सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा, बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। बॉम्बे में अटैक हुआ, आतंकवादी अटैक 26/11 26/11 वो भी मैंने कवर किया डॉक्टर साहब। 26/11 इतना विकृत स्वरूप हिंदुस्तान ने देखा। 2 दिन तक देश झुलसता रहा, 2 दिन तक लोग बेगुनाह मारे गए, मगर 26/11 के बाद सरकार की ये हिम्मत नहीं थी कि पाकिस्तान को चुनौती दे या पाकिस्तान में घुसकर उनके ठिकानों को ध्वस्त करे। ये पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान में घुस के हमने पार्लियामेंट मारा अटैक के बाद तो नहीं हुआ था ये? पार्लियामेंट अटैक के बाद कहाँ हुआ? पार्लियामेंट में भी लोग मारे गए। नहीं, ये 2 घटनाएं, पार्लियामेंट अटैक भी हुआ था। आप 2 घटनाएं देखिए, अभी 3 महीने के अंदर जो 2 घटनाएं हुई, दोनों घटना में भारत के मनोबल और भारत की ताकत और पुलिस हमारे सेना की शूरवीरता दिखी। इस पे क्रेडिट लेने की बात नहीं, क्रेडिट तो सेना को ही जाएगा, एयरफोर्स को ही जाएगा, मगर नेतृत्व करने वाला, निर्णय लेने वाला जो बैठा है वो यदि कमजोर पड़ गया। इस पर कांग्रेस को आपत्ति नहीं है, लेकिन शौर्य दिवस आप मनाते हैं, ये आपत्ति की बीजेपी शौर्य दिवस क्यों मना रही है? बीजेपी को मनाने की जरूरत, बीजेपी का कार्यक्रम थोड़ी है ये, तो देश की सेना का कार्यक्रम है, जनता का कार्यक्रम है। पूरा देश झूम रहा है, पूरा देश, बीजेपी नहीं। एयर स्ट्राइक की बात कर रहा हूं मैं, अभी की बात नहीं कर रहा हूं। अभी तो आपने सर्जिकल स्ट्राइक, पहले जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसके बाद वीडियो जारी किया गया, उसके बाद शौर्य दिवस मनाए गए, तो बीजेपी के इस बयान पर आपत्ति थी लोगों को, विरोधियों को, कि ये सेना का साहस है, सेना का शौर्य है। अरे भाई, कांग्रेस को किसने रोका था खुशी मनाने के लिए? सर्जिकल स्ट्राइक 1 हो, 2 स्ट्राइक हो, ये भी झंडा लेके आए थे, ये भी खुशियां मना रहे थे। मैं जैसा स्तंभ चौक गया था तो कांग्रेस के भी मेरे मित्र गए थे। इसमें कहा राजनीतिक दल को बांटना कि कम्युनिस्ट नहीं जा सकता, कांग्रेस नहीं जा सकता। भी पूरे देश का उत्सव था वो, भारत के शौर्य का उत्सव था, इसलिए सबको शामिल होना चाहिए और सब शामिल हुए। इसको राजनीतिक सीमाओं में देखना मैं गलत समझता हूँ। लेकिन ये बताइए डॉक्टर साहब कि ये चुनाव से एन पहले जिस तरह का देश में माहौल बना है, तो विरोधियों की चिंता इस बात को लेकर है कि कहीं सेना के एयर स्ट्राइक को, सेना के शौर्य को, सेना के अभिनंदन को आप भुनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आपकी पार्टी क्यों कर रही है भुनाने की कोशिश? पाकिस्तान अंदर घुस के हमारे 40-45 जवानों को जितने क्रूरता से मारता है, तो क्या देश खामोश रहेगा या सेना खामोश रहेगी या एयरफोर्स? जो हुआ वो अच्छा किया, सेना ने अच्छा किया, सरकार ने अच्छा किया, एनएसए ने अच्छा किया, आपके प्रधानमंत्री ने अच्छा किया। पाकिस्तान को ये संदेश बता दिया गया है कि और आगे यदि कोई गलती करोगे तो अभी तो 10 गुना हुआ है, 100 गुना ज्यादा वहां जाके ठुकाई करेंगे। ये स्पष्ट संदेश पाकिस्तान को जाना जरूरी था और हो गया। तो अब ये कहें कि एक का बदला जो है वो घर में घुस के मारेंगे, एक का बदला 100। ये बदलापुर ठीक है? बिल्कुल ये बदलापुर ठीक है, सेना को छत्तीसगढ़ वाला ठीक नहीं है। सेना को फ्री हैंड दिया जाना आवश्यक था और आज सेना ही कर रही है। डॉक्टर साहब, मैं अब छत्तीसगढ़ के मुद्दे पर आता हूं कि आपने कई सवाल उठाए कि 60 दिन में इनकी कलई खुल गई है, लेकिन ये अभी भी कह रहे हैं कि पूरे देश में किसानों को कर्जा माफ कर देंगे, बिजली का बिल हाफ कर देंगे, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बरगलाने की कोशिश है, और 2-2 हजार रुपए आपने डाल दिए तो उससे क्या होगा? आप चुनाव तक 6,000 रुपए की रिश्वत दे रहे हैं मतदाताओं को। बिजली बिल हाफ, 56 लाख उपभोक्ता। अच्छा, ये बताइए, एक सवाल यहां जोड़ देता हूं कि अगर आपको ये पहले दे देते तो शायद आप सिंहदेव साहब के जन घोषणा पत्र से बच जाते और ये हार नहीं होती। 56 लाख उपभोक्ता है, 400 यूनिट तक चंद लोगों की बिजली हाफ कर देने से लोगों को लगा कि सारे बिजली हाफ होंगे, पंप के कनेक्शन के होंगे। इन्होंने तो सिर्फ 400 करोड़ की सब्सिडी दी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने राजनीतिक उपयोग ना करते हुए आज यदि छत्तीसगढ़ के 5 हार्स पावर, 3 हार्स पावर के किसानों को बिजली की सब्सिडी दे रही है, 400 करोड़ की नहीं, 2670 करोड़ अकेले पंप में सब्सिडी दे रहा है। 2600 करोड़ सब्सिडी दे रहे हैं। सोलर में 600 करोड़ की सब्सिडी हमने दिया, एकल बत्ती कनेक्शन में हमने 300 करोड़ की सब्सिडी। ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये किसानों के लागत मूल्य कम करने के लिए लगातार चल रहा है, बजट में उसको सपोर्ट है। इसका हमने राजनीतिक उपयोग नहीं किया कि सिर्फ 400 करोड़ देके और पूरे छत्तीसगढ़ को बिजली बिल हाफ करने की बात करते। हम लेकिन आपकी सरकार 3,600 करोड़ बिजली पे लगातार सब्सिडी दे रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा, सीधेव साहब जानते हैं, छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां अनुसूचित जाति जनजाति के आबादी करीब करीब आधी आबादी है। वहां के
अनुसूचित जाति जनजाति के किसानों के पंप के कनेक्शन के पंप के बिजली के बिल ही नहीं जाते, निःशुल्क बिजली का बिल उनको जाता है। तो हम सब्सिडी इस क्षेत्र में बेहतर दे रहे हैं, जीरो इंटरेस्ट रेट में किसानों को सहकारी बैंक से कर दे रहे हैं। हमारा उद्देश्य लागत मूल्य कम करने का था और उसको हमने सफलता हासिल की। लेकिन सिंहदेव साहब ने जो जन घोषणा पत्र बनाया उससे आप हार गए, या फिर आपका जो हिट विकेट यानी अंदर की जो आपके पूरी व्यवस्था थी, या बीजेपी को सत्ता का ये तय हो गया था कि अब सत्ता से हम बाहर नहीं जाएंगे, हम हारेंगे नहीं, इसलिए मुगालते में हार गए, या फिर हिट विकेट हो गए, कई लोगों ने भीतरघात कर दिया? देखिए, बड़ा मुद्दा कर्जा माफी था और उसमें मैं स्वीकार करता हूँ। क्रेडिट किसको जाएगा, सिंहदेव साहब को? कर्जा माफी के घोषणा को किसानों ने वोट के रूप में परिवर्तित किया, तो आपके छोटे भाई को क्रेडिट जाता? तभी तो जीत के बैठे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री इनका बन गया और ये मुख्यमंत्री की कुर्सी से रह गए। हाँ, इनका पीड़ा मैं जानता हूँ। ये राजनीति है और राजनीति में इस तरह का अगर चुटकी भी ली जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम एक ही राज्य के लिए, एक ही समाज के लिए, एक ही जनता के लिए काम करते हैं। हम पत्रकार के तौर पर हमारी एक भूमिका है जिसको हम निभाते हैं। एक ही समाज के लिए, एक ही जनता के लिए काम करते हैं। हम पत्रकार के तौर पर हमारी एक भूमिका है जिसको हम निभाते हैं। आप इसको पक्ष में लें, विपक्ष में लें, लेकिन खुले दिल से लें। और मन की बात कोई करे, लेकिन हम दिल की बात करेंगे। तो रमन सिंह जी, मैं ये मानता हूं कि आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास अनुभव नहीं है। आपके पास 15 साल का अनुभव है, उनके पास सभी 60 दिन का अनुभव है। तो आप कह रहे हैं कि मैं सलाह नहीं देता हूं, ये सलाह जनता देगी या सामने बैठे सिंहदेव साहब देंगे, लेकिन आप एक वरिष्ठ नेता के तौर पर, कद्दावर नेता के तौर पर कभी बताएंगे तो कि ये गलती कर रहे हो भाई, ठीक करो, रास्ता ठीक से पकड़ो? विधानसभा हमारे पास सबसे बड़ा फोरम है जहां हम सरकार की सभी योजनाओं के बारे में बजट के दौरान, बजट के बाद भी चर्चा करते हैं। और वही एक ऐसा मंच होता है जिसमें हम सुझाव देते हैं सरकार के लिए, सरकार की योजनाओं के बारे में क्या बेहतर हो सकता है, बोलने का अवसर। और जब हमारी जवाबदारी है विपक्ष में, तो हम हर कदम पे इस बात को चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि सरकार कहाँ कहाँ पे असफल हो रही है, कहाँ कमी है। ये दायित्व तो विपक्ष का है, उसका पूरी तरीके से हम निर्वहन करेंगे। डॉक्टर साहब, एक सवाल अभी अभी आया है जो मैं सिंहदेव साहब से पूछ रहा था कि एयर स्ट्राइक को लेकर क्रेडिट देंगे कि नहीं देंगे, तो उन्होंने बड़ी सरलता से एक चतुर राजनेता की तरह या एक सौम्य राजनेता की तरह इस विवाद में पड़ने से इनकार कर दिया। लेकिन आपके काउंटर पार्ट हैं, वो भी राजघराने से आते हैं, दिग्विजय सिंह, उन्होंने फिर अब भी उन्होंने कहा, बयान दिया है कि एयर स्ट्राइक के सबूत चाहिए। आपकी सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, देश की सरकार क्या सबूत देगी, या इस सबूत मांगना ठीक नहीं है, ये फिर गलत दिशा में जा रहे हैं? जिस दिन राजनेता सेना से सबूत मांगने लगेगा उस दिन देश की व्यवस्था चौपट हो जाएगी। सेना से सबूत मांगना ही एक प्रकार से सेना का अपमान मानता हूं। इसलिए किसी भी राजनेता को यह हक नहीं बनता कि पहला सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उसके सबूत मांगे गए। ये हिंदुस्तान की सेना के निष्ठा और उसके काम करने की शैली पर शंका करना, मुझे लगता है कि सेना की कार्यशैली को प्रभावित करने वाला है। दिग्विजय सिंह जी भी मुख्यमंत्री रहे हैं, आपने भी 15 साल राज किया, अब उनको कुछ तो सलाह दे दीजिए कि अब ये तो मत करिए, फिर आप मांगने लगे स्ट्राइक के सबूत, एयर स्ट्राइक के। दिग्विजय सिंह ने अभी बयान दिया है कि ये जो बयानबाजी हो रही है, जो दिखावा हो रहा है, ये सब गलत है, और सर्जिकल स्ट्राइक के तो सबूत बहुत बाद में आए थे, लेकिन एयर स्ट्राइक का दिखा दीजिए। कहा यह भी जा रहा है कि जहां सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जहां एयर स्ट्राइक हुई है, वहां कोई मरा नहीं है। ये बयान है। सबको सलाह दिया जा सकता है, दिग्विजय को नहीं दिया जा सकता। बड़े नेता है। आपको लगता है कि वो सलाह से परे? सलाह से परे, वो दुनिया को सलाह बांटते रहते हैं। ये अभी खबर आई है जो आप लोगों के लिए भी एक जानकारी है, क्योंकि अब सिंहदेव साहब जैसे नेता सब जगह नहीं होते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, या देश के और भी राज्य हो, जो इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते। और अच्छी बात है, विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेना के शौर्य का सबूत मांगना सेना का अपमान होगा। ये हम नहीं कह रहे, ये रमन सिंह जी कह रहे हैं और पूरी दुनिया कह रही है, पूरा देश कह रहा है। और ये इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान से अभिनंदन को वापस लाया गया तो ये जीत न केवल सिंहदेव साहब की पार्टी की है, न केवल बीजेपी की है, न केवल लेफ्ट राइट और बाकी जो सेंटर की पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी है और भी पार्टियां, ममता बनर्जी है या साउथ की पार्टियां हैं, ये हम सब की जीत है। हम इस शौर्य का अभिनंदन करें तो अच्छा होगा। जोरदार तालियों के साथ आप का स्वागत कर सकते हैं इस तरह के बयान का, और सिंहदेव साहब का भी स्वागत होना चाहिए। उन्होंने इस विवाद में पड़ने से इनकार कर दिया था, और राजनीति का तकाजा भी यही है कि ऐसे वक्त में हम साहस और शौर्य को सलाम करें और सबको मजबूती दें। डॉक्टर साहब, छत्तीसगढ़ को लेकर ये बार बार कहा जाता है कि आपके अफसरों ने
विरोधियों की नाक में दम कर दिया था, और अब भूपेश बघेल ने कहा कि इन सब को ठिकाने लगा दूंगा मैं, एसआईटी हो, सस्पेंड करना हो, इनकी जांच करना हो, शुरुआत हो चुकी है। आप क्या कहेंगे इस पर? अजीब बात है कि किसी को ठिकाना लगा देंगे, किसी को ठीक कर देंगे। प्रशासन तंत्र है, मुख्यमंत्री हैं, जो विषय हो सकता है उसमें किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मगर मुझे लगता है इतना दम किसी के अंदर नहीं होना चाहिए कि इसको ठीक कर देंगे, उसको ठीक कर देंगे। यदि प्रशासनिक प्रक्रिया है, किसी ने गलती की है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करें, उसको कौन रोकता है। सार्वजनिक रूप से किसी मुख्यमंत्री को इस प्रकार बोलने की जरूरत मैं ठीक नहीं समझता। लेकिन उनका कहना है कि आपकी सरकार के समय अफसरशाही बेलगाम थी और उन्होंने आपको अंधेरे में रखकर विरोधियों को तंग किया। यहाँ फर्जी मुकदमे बनवा दिए गए, फर्जी केस कर दिए गए, और वो मजे भी करते रहे। उन्होंने बेहिसाब अकूत दौलत बनाई, अकूत संपत्ति बनाई। 60 दिन में प्रशासन तंत्र कैसे चरमरा जा सकता है? 60 दिन, हमने तो 15 साल देखे। 60 दिन में क्या हालत है प्रशासन का? कैसे ताश के पत्तों की तरह अधिकारियों को बदले जा रहे हैं, किस प्रकार अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया अभी तो 60 महीने हैं, आराम से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार उनकी है, तंत्र उनका है, प्रशासन उनका है, उसमें इतनी हड़बड़ी करने की क्या जरूरत है कि रोज नए अधिकारियों को बदलना, रोज नए परिवर्तन करना। करिए जो भी बेहतर काम करना है। और मुझे लगता है कि यदि किसी के पास सकारात्मक ऊर्जा है, एनर्जी है, तो उसको पूरी एनर्जी को स्टेट के डेवलपमेंट के लिए 100% लगाना चाहिए। इस प्रकार के एसआईटी फैसाइटी होते रहते हैं, जांच होता रहता है, इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। मगर हमें अपना पूरा ध्यान, पूरी एनर्जी स्टेट के डेवलपमेंट की तरफ झोंकना चाहिए, बस। डॉक्टर साहब, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आपने 15 साल खेली, अब हमको फ्रंट फुट में खेलने दीजिए। आपको आपत्ति क्या है? हम भी फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं। ऐसा है कि खेलने से कौन रोकता है? 15 साल हम लोगों ने काम किया, 5 साल उनको अवसर मिला है। जैसे चाहे बैटिंग करें, मगर बार बार क्रॉस बैटिंग करने से खतरा बढ़ जाता है। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जो है वो हिट विकेट हो सकते हैं, या आप बोल्ड कर देंगे? 5 साल का तो पूरा टेन्योर मिला है, अभी कोई इसमें विषय नहीं। चलिए, मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूं कि जो सवाल फंड को लेकर आते हैं, जीएसटी को लेकर आते हैं, या सवाल देश की इकोनॉमी को लेकर आते हैं, सवाल रोजगार को लेकर आते हैं, तो कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं कि आपकी सरकार केवल वायदे करती रही, बयान देती रही, यानी केंद्र से लेकर राज्य तक की सरकार है। लोगों के रोजगार छिन गए, किसानों की आत्महत्या बढ़ी, किसानों को फायदा नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी की सरकार कहती है कि हम इनकम आपकी 2.5 गुनी कर देंगे, 3 गुनी कर देंगे, आपको फायदा देंगे। लेकिन असली मसीहा कौन है किसानों का? ये कैसे तय होगा? नरेंद्र मोदी हैं, राहुल गांधी हैं, भूपेश बघेल हैं, कमलनाथ हैं, असली मसीहा है कौन? देखिए, किसानों के लिए ये शॉर्ट टर्म जो स्ट्रेटजी होती है, कर्जा माफी कर दिया, एक छोटी बात, एक घटना हो गया। मगर किसानों का जो बेसिक चीज है, इनपुट कॉस्ट कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, उनके सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, माइक्रो इरिगेशन में स्प्रिंकलर ड्रिप और दूसरी सुविधाएं कैसे कर सकते हैं, प्रोक्योरमेंट का सिस्टम को कितना स्ट्रांग कर सकते हैं। ये पूरे के पूरे एक चेन होता है, प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, छत्तीसगढ़ में खास तौर से। इसको कितना स्ट्रांग आप करोगे, किसान की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए जितना उपाय करोगे, ये अस्थायी उपाय होने से, सिम्टोमेटिक बीमारी का इलाज से कुछ नहीं हो सकता। स्थायी निदान तभी होगा किसानों का। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर साल 6,000 रुपया किसानों के खाते में डालेंगे। एक सपोर्ट सिस्टम है, 1 साल के लिए नहीं है, जीवन भर के लिए है। और उन्होंने कहा आगे इसको हम और बढ़ा देंगे, ये राशि और बढ़ जाएगी। तो किसान के लिए एक सपोर्ट के लिए हर साल उसको मालूम रहेगा 6,000 10,000 रुपया उसके खाते में जमा हो जाएंगे। उससे अपने वो बेहतर तरीके से खेती करने में मदद मिलेगा। कर्जा माफी स्थायी उपाय नहीं होता। किसानों को दूसरे सिस्टम में, बिजली में हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं, दूसरे सिस्टम में सपोर्ट कर सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग के यूनिट बना के हम चेन बना सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया में किसान को मजबूत किया जा सकता है। किसानों के लिए चौधरी चरण सिंह से लेकर आज तक जितने उपाय किए गए, उनकी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए, मुझे लगता है ये
लगातार इस प्रक्रिया में आगे बढ़ने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। यूरिया की उपलब्धता को उन्होंने इतना आसान कर दिया, नीम कोटेड यूरिया उपलब्ध कराया, खाद की उपलब्धता को उन्होंने आसान किया, सॉइल टेस्टिंग को उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में लागू करके किसानों को बेहतर खेती के लिए प्रेरित किया। इतनी सारी योजनाएं उन्होंने लाया और अभी किसान सम्मान निधि लाकर उन्होंने किसानों को एक सहारा देने का काम किया। डॉक्टर साहब, आप टाटा को लाना चाहते थे, राजनांदगांव में वो फैक्ट्री लगा लें, लेकिन नई सरकार ने फैसला कर लिया कि वो ज़मीन वापस कर देंगे किसानों की। इसको कैसे देखते हैं? किसानों को जमीन वापस टाटा नहीं आया, मगर हमारा लक्ष्य या हमारी नीति स्पष्ट थी और आज भी है, आज भी इसमें मैं कायम हूँ। वैल्यू एडिशन इन विद इन स्टेट। छत्तीसगढ़ में भी लोहा है, बस्तर में भी लोहा है, आयरन ओर है, वो जापान जा रहा है, कोरिया जा रहा है, दुनिया चाइना जा रहा है। क्या छत्तीसगढ़ का लोहा सिर्फ हम गिट्टी और पत्थर तोड़ के रॉयल्टी के बूते पर इतना बड़ा देश को हम आगे चलाएंगे? हमने पॉलिसी बनाई थी कि वैल्यू एडिशन विद इन स्टेट, यहाँ स्टील बने, यहाँ स्टील के साथ साथ डाउन स्ट्रीम में इंडस्ट्री आए। आज नगरनार का इतना बड़ा प्लांट यदि लगा है, बस्तर में लगा है, 100 साल बाद स्टील प्लांट बस्तर में लगाया, 3 मिलियन टन का 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया। आज हजारों लोगों को रोजगार, एक भिलाई जैसे एक शहर नगरनार बसने को तैयार हुआ है। तो आप जब तक यहाँ के संसाधन का उपयोग यहाँ नहीं करेंगे, मुझे मालूम है 4,000 मेगावाट पावर जनरेशन छत्तीसगढ़ में होता था जब मैं मुख्यमंत्री बना, आज 22,000 मेगावाट पावर जनरेशन हो रहा है। यदि कोयले का उपयोग छत्तीसगढ़ में नहीं करोगे तो क्या कोयले को दुनिया के देने के लिए है? पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि लैंड बैंक बना के रखिए, लैंड बैंक होना चाहिए। और लैंड बैंक यदि बना के नहीं रखोगे तो इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों आएगा? जब तक इन्वेस्टमेंट के लिए लोग नहीं आएंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए हमारे पास आज आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा लैंड बैंक है, लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं। यदि हम ऐसे खाली ज़मीन को एक्वायर करें और उसको इंडस्ट्री के लिए डेवलपमेंट के साथ दें तो उसे कोई फायदा ही होगा स्टेट को। तो आप क्या चाहते हैं कि ये फैक्ट्री की ज़मीन वापस नहीं आना चाहिए बल्कि टाटा को वापस बुलाना चाहिए? ये जमीन चूंकि टाटा नहीं आया तो लौटा दिया गया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनके कब्जा तो उन्हीं का था। नहीं, आप कोशिश करेंगे या चाहेंगे कि फिर से टाटा को मनाया जाए? अब वो दौर खत्म हो गया, क्योंकि उस नक्सल समस्या को लेकर वहाँ वो प्लांट नहीं लगा पाया। जब नहीं लगा पाया तो काबिज वहाँ के लोग ही थे, उनको वापस मिल गया। तो इसमें कोई अच्छी बात है, मगर हमको पूरे प्रदेश में लैंड बैंक तैयार करना चाहिए ताकि फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट स्टेट में आए। डॉक्टर साहब, जो आर्थिक नीतियां होती हैं, आर्थिक नीतियों से दिशा तय होती है कि खर्चे कम हो, खर्चों में कटौती हो, जनता के हित में ज़्यादा पैसा खर्च हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे हेल्थ की बात हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। लेकिन लगता है कि नई सरकार ये तय नहीं कर पा रही कि किस में कहाँ कैसे खर्च करते हैं, क्योंकि पैसा नहीं है, बजट नहीं है। आपने बहुत दुखती रग को छुआ है। आर्थिक प्रबंधन, वित्तीय अनुशासन किसी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए सब। मैंने 15 साल छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के हैसियत से काम किया। जब मैं मुख्यमंत्री बना और उस समय जिस समय मैंने सरकार छोड़ा तो 15 साल में छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर 28,000 करोड़ का कर्ज था। 28,000 करोड़, मैं फिर से दोहरा रहा हूं। अभी ये सरकार बनी है, 60 दिन हुए हैं, वित्तीय घाटा बढ़ते 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 18,000 करोड़ का बजटी घाटा हो गया। 6%, FRBM एक्ट में 3% से ज्यादा वित्त घाटा नहीं होना चाहिए। 6% यानी डबल हो गया। दूसरी बात, इन्होंने जो कर्ज लिया, ठीक है, अभी 12,000 करोड़ दिख रहा है, मगर आप आश्चर्य करेंगे कि आने वाले 1 साल के अंदर यानी 15 महीने के अंदर जो कर्ज राज्य सरकार ले रही है, 12,000 और 12,000 करोड़ मिला के 15 महीने में 24,000 करोड़ का कर्ज 15 महीने में हो जाएगा। और हमने 15 साल में 28,000 करोड़ का कर्ज लिया था। ये दो सरकार का फर्क बता रहा हूं कि वित्तीय प्रबंधन कैसे हो सकता है। ये जरूरी है इस राज्य के लिए, अधोसंरचना के लिए। आपको सड़क के लिए पैसा चाहिए,
आपको इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए, आपको स्कूल कॉलेज के लिए पैसा चाहिए। इसका उपयोग करने के लिए आपके पास वित्तीय प्रबंधन होना चाहिए। और FRBM एक्ट का यदि पालन नहीं किया तो फिर आपको कर्ज लेने की जो 1,500 अतिरिक्त जो सुविधा मिली है वो समाप्त हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि कर्ज लेकर ब्याज पटाना और फिर एक उस कुचक्र में फंसना राज्य के विकास के लिए बाधक होगा। आज इरिगेशन के प्रोजेक्ट, PWD के प्रोजेक्ट, पंचायत के सारे प्रोजेक्ट, सारे पैसे वापस बुला लिए गए। तो ये राजनीतिक दृष्टि से डेवलपमेंट के लिए बहुत मुश्किल काम है, अच्छी स्थिति नहीं मानता। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि इस सरकार के 60 दिन में या शुरुआती दौर में क्या 3 बड़ी गलतियां कर दी इन्होंने? 3 बड़ी गलतियां क्या कर डाली? ये क्या गलत दिशा में जा रहे हैं? कौन सी गलतियां कर रहे हैं? नहीं, 60 दिन में कोई बहुत मैं अभी बड़ी गलतियां मानता नहीं, क्योंकि आने जो शुरुआत के क्षण होते हैं 2, 4, 6 महीने, वो तो सरकार के निर्णय के होते हैं, तत्कालिक निर्णय के होते हैं। उसमें गलतियां ढूंढने का काम अभी हम नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि ऐसा वित्तीय प्रबंधन करिए जो आने वाले 5 साल में आपको आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करे। और नए सेक्टर में, वो चाहे इलेक्ट्रिसिटी का हो, पावर का सेक्टर हो, आपको सड़क के निर्माण का काम हो, आपको नए इंफ्रास्ट्रक्चर का हो। आज यदि मेडिकल कॉलेज डेवलप हो रहे हैं, आज यदि इंजीनियरिंग कॉलेज डेवलप हो रहे हैं, IIT डेवलप हो रहा है, IIM डेवलप हो रहा है, ये सारे इंस्टीट्यूट यदि डेवलप हो रहा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। नया राज्य है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की जरूरत है। तो ये वित्तीय प्रबंधन पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, नक्सल समस्या जो है, आपने काफ़ी कोशिश की है, पहले भी चुनौतियां रही आपके सामने। अब उन्होंने कहा कि ये जो झीरम घाटी हुआ था इसकी हम जांच करना चाहते हैं। इसमें आपकी सरकार को, उस समय आपने पूरी व्यवस्था की, जांच की, लेकिन उनका आरोप यह था कि आप लोग इसकी जांच नहीं कराना चाहते, इसको ठंडे बस्ते में आपने डाल रखा है। तो आपको क्या आपत्ति है कि वो झीरम घाटी की जांच करें, SIT बनाए? अरे भाई, NIA जांच किसने कराया? झीरम के NIA जांच के लिए उस समय कौन प्रधानमंत्री थे? मनमोहन जी थे। कौन गृह मंत्री थे? शिंदे साहब गृह मंत्री थे। मेरे से बात किया, NIA जांच कराना है, मैंने तुरंत अनुमति दी। NIA के द्वारा जांच होनी चाहिए। हिंदुस्तान की 2 ही बड़ी एजेंसी तो है, CBI और NIA। उससे बड़ी कोई एजेंसी? NIA के जांच के बाद क्या IG लेवल का अधिकारी जांच करेगा? कलेक्टर से जांच कर लिया, फिर पटवारी को बोलोगे जांच करने के लिए? आपके पास यदि कुछ तथ्य हैं, तर्क हैं, विषय हैं, तो NIA के सामने प्रस्तुत करिए। NIA को उस समय बताना था। और उस प्रक्रिया में यदि आप सारी तथ्यों को, जानकारी को उनके सामने रखते तो आज, और कुछ यदि राज है, किसी के मन में कोई जानकारी है, तो सारे खुले तथ्य रखने चाहिए। उसमें क्या आपत्ति? डॉक्टर साहब, फिर वो कह रहे हैं अंतागढ़ टेप कांड की जांच करा लेंगे हम, फिर उसमें आ गए वो तो जांच पे जांच किए जा रहे हैं। एक जांच, क्या फर्क पड़ता है? सरकार है, जो जांच करना चाहिए, जो करना चाहिए, जो कर लें। उसमें मैं साफ शब्दों में कहता हूं, जितनी जांच 15 साल के 150 SIT बना लें, डॉक्टर रमन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं। लेकिन आप कहते हैं वो काम की बजाय बदलापुर कर रहे हैं, मतलब काम फोकस नहीं है उनका। फोकस ये नहीं है कि जो वायदे किए थे वो पूरे हो जाएं, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक रहे, या कहें कि एक सही दिशा में वो आगे बढ़े। तो सरकार की दशा और दिशा क्या लग रही है आपको? आपने कहा 60 महीने तो काम करेंगे, आपको तो विपक्ष में बैठना है, लेकिन दशा दिशा अभी क्या लग रही? चलिए, शुरुआती आकलन आपने बहुत बड़े भूल नहीं की उन्होंने। शुरुआती आकलन क्या आपका कि सरकार की दिशा दशा ठीक है या खींचतान है अंदर? जब तक बेहतर वित्तीय प्रबंधन नहीं होगा, जब तक सरकार इन क्षेत्रों में भी ध्यान नहीं देगी, तब तक छत्तीसगढ़ का 15 साल में जो कांस्टेंट डेवलपमेंट हो रहा था वो पिछड़ जाएगा। भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हैं, ट्वीट करके प्रधानमंत्री को नसीहत दे रहे हैं कि आप जो है वो शौर्य का अभिनंदन कीजिए, अपनी शौर्य की पराक्रम मत दिखाइए, आप राजनीति मत करिए। अब तो ऐसा है, ट्विटर में जिसको जो बोल सकता है, खुली छूट है। ट्विटर में ना मैं रोक सकता ना आप रोक सकते हैं। तो जिसकी जितनी बुद्धि होती है उतना सलाह देता है। लेकिन आपको लगता है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे को लेकर पूरे देश में एकजुटता दिख रही है पाकिस्तान के खिलाफ, उस मुद्दे पर राजनीतिक दल बटे हुए हैं, खासतौर पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी, या जो अपोजिशन नया बन रहा है, नया गठबंधन बन रहा है, वो सब कहते हैं कि नरेंद्र मोदी इसका माइलेज लेना चाहते हैं चुनाव में।
इसलिए ये सब कर रहे हैं? देखिए, माइलेज लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं, एक बात डेमोक्रेसी में स्पष्ट है, जो निर्णय लेता है, जिसके हाथ में लीडरशिप है, जो देश का नेतृत्व कर रहा है, उसके हाथ में दोनों चीज है। यदि अच्छा करता है तो ताली भी मिलती है, बुरा करता है तो गाली भी मिलती है। आज यदि ताली मिल रही है तो अच्छे निर्णय की वजह से मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी को लोगों ने स्वागत किया है, उनके हिम्मत भरे निर्णय की वजह से किया है। तो ये यदि प्रधानमंत्री का स्वागत देश कर रहा है तो उनके उस निर्णय की वजह से स्वागत कर रहा है जो प्रधानमंत्री जी ने किया था। तो इसमें कहीं कोई संकोच की बात होनी नहीं चाहिए और इसमें कोई पूरे देश एक साथ एकजुट होकर खड़ा है। मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भूपेश बघेल साहब यहाँ आ चुके हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं। आपके आने का वक्त है। डॉक्टर साहब तो अब विपक्ष में हैं। पहले इसी मंच पे आपने कहा था कि इनके जाने का वक्त है और हमारे आने का वक्त है। अब आप आ गए हैं, आपके आने का वक्त भी हो गया है और आ भी गए हैं, सरकार में हैं। डॉक्टर साहब, मैं पूछ रहा हूँ कि आपत्ति राहुल गांधी को इस बात की है कि एयर स्ट्राइक करते हैं, हमारा अभिनंदन एयरफोर्स का पायलट उनके कब्जे में है, और आपके प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री आपकी पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, वो कहते हैं मेरा बूथ सबसे मजबूत। राहुल गांधी की आपत्ति यह है कि कुछ तो धीरज रख लीजिए, बूथ तो बाद में मजबूत कर लेंगे, पहले उसको तो ले आइए अभिनंदन को। नहीं, अभिनंदन के लाने की प्रक्रिया, हमने कहा जब सेना को फ्री हैंड दिया गया है, बातचीत हो रही है, डायलॉग हो रहा है, वो प्रक्रिया चलती रही और चल रहा है। प्रधानमंत्री जी के अपने राजनीतिक कार्यक्रम या राष्ट्रीय अध्यक्ष की राष्ट्रीय कार्यक्रम चलते रहेंगे। पूरा देश उसमें ठहरने की जरूरत नहीं है और उनको ये विश्वास भी था, क्योंकि पाकिस्तान का पार्लियामेंट में जब घोषणा हो गई है कि उनको हिंदुस्तान वापस भेजने का निर्णय हो गया है, तो इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है कि पाकिस्तान ने तो पहले कह दिया कि हम इसको वापस कर रहे हैं, वापस भेज रहे हैं। उसके लिए कोई नए डायलॉग करने की जरूरत नहीं थी। प्रधानमंत्री अपने काम में बिजी थे। डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री व्यस्त रहे, देश के लिए काम करते रहे, इससे अच्छी कोई बात नहीं है, लेकिन विपक्ष की आपत्ति यह है कि आप अपना बूथ मजबूत करने में लगे हैं और अभिनंदन उनके कब्जे में था। हालांकि दबाव इंटरनेशनल भी था, आपकी सरकार का भी था, केंद्र की सरकार था, सेना थी, सेना को खुली छूट थी, एनएसए स्ट्रेटेजी बना रहे थे, तीनों सेनाओं के चीफ जो है आके वो बयान दे रहे थे कि हम अगर पायलट को कुछ हुआ तो आपको ठीक करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो देश को आश्वस्त करें कि हम अभिनंदन की चिंता कर रहे हैं, अभिनंदन उनके कब्जे में है, वो बूथ मजबूत करने में लगे हैं। कूटनीतिक मोर्चे में जितने कदम उठाए जा सकते थे वो उठाए गए। सभी क्षेत्रों में बातचीत, चर्चा लगातार चल रहा था और प्रधानमंत्री जी की बॉर्डर में जाके खड़े होने वाले तो नहीं है कि मैं उसके स्वागत के लिए खड़ा हूं। पूरे देश उनके साथ खड़ा है, प्रधानमंत्री खड़े हैं। प्रधानमंत्री जी ने हर सभा में उनका स्वागत और अभिनंदन किया। तो एक सामान्य प्रक्रिया है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे अवसर में जब पाकिस्तान ने सीधे सीधे घोषणा कर दी कि हम इसको रिहा करने वाले हैं, उसके बाद कोई और बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत थी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मंच पर रहिए, मैं भूपेश बघेल जी को बुला लेता हूं कि आपके आने का वक्त हो गया है। भूपेश बघेल जी, आप आए मंच पर। और मेरे सहयोगियों से मैं अपेक्षा करूंगा कि पहले वो बुके, अगर गुलदस्ता है तो ले आए, तो दोनों का मैं एक साथ स्वागत करूं, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री का। पहले वो लेकर आए, फिर आप अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वरिष्ठ राजनेता हैं, एक युवा मुख्यमंत्री हैं, ये भी राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं। हमारे इसी कार्यक्रम में आए थे, जब मैंने कहा तो डॉक्टर साहब ने बुलाया। डॉक्टर साहब की इस सहृदयता का, इस बड़प्पन का मैं कायल हूं कि उन्होंने कहा भूपेश आ गए हैं, उनको मंच पर बुला लो। मैंने कहा साहब विपक्ष के नेता हैं, अगर गर्मा गर्मी हो गई तो फिर आपको दिक्कत होगी। उन्होंने कहा नहीं, भूपेश हमारे मित्र भी हैं, बुलाइए। बड़प्पन ये था, मैंने उनको बुलाया। भूपेश बघेल जी ने छूटते से ही कहा, जो कहा वो आप फिर अपनी जुबान से कहें तो अच्छा लगेगा। जी न्यूज़ के कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया और ऐसे ही खड़े थे, तब आपने ही पूछा था आप कुछ कहेंगे, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब का जाने का वक्त हो गया, मेरा आने का वक्त हुआ है। लेकिन डॉक्टर साहब ने जो बात कही है आपके लिए, वो डॉक्टर साहब से मैं कहूंगा कि अभी मुख्यमंत्री जी मंच पर आए हैं, हम बातें कर रहे थे, एक बड़े भाई के तौर पर सिंहदेव साहब के भी आप
बड़े भाई हैं तो इनके तो बड़े हुए ही। आप नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने के लिए सलाह मत दीजिए, आप उनको पाठ मत पढ़ाइए, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि भूपेश बघेल जी, 15 साल का मेरा राजनीतिक अनुभव है मुख्यमंत्री के तौर पर, और राजनीति में आपका लंबा अनुभव है, कई सेंचुरीज आपने बनाई हुई, फ्रंट फुट पर बैटिंग की है, छक्के मारे हैं, चौके मारे हैं, सब किया है। भूपेश बघेल जी नए नए आए हैं, फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं, दबादब SIT बना दी है। अब आप क्या कहेंगे कि आप छत्तीसगढ़ की जनता के लिए नवा छत्तीसगढ़ का जो सपना देख रहे हैं भूपेश बघेल साहब, उसमें क्या कर दें जिससे आप खुश होंगे? नहीं, मुझे खुश होने की जरूरत नहीं है। जनता कैसे खुश होगी? क्योंकि मुझे लगता है कि सत्ता में आना, मुख्यमंत्री बनना एक अलग बात है, मगर लगातार टिके रहने की क्षमता तब होती है जब जनता ताली बजाती है, जनता स्वागत करती है। जनता के लिए ऐसा काम करें जिसमें जनता को लगे कि ये मुख्यमंत्री हमारे लिए काम कर रहा है। क्योंकि 5 साल, 10 साल, 15 साल यदि पिच में टिके रहना है तो उसके लिए ज़रूरी है, सबसे बड़ा काम होता है कि जनता का आशीर्वाद लगातार बने रहे और हम ऐसे काम करते रहें, ऐसे मैसेजेस हम देते रहें कि जनता को ये लगे कि हाँ, ये CM विजन है, इसके पास योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं और क्रियान्वयन करने की ताकत है। ये यदि करेंगे तो निश्चित रूप से जनता स्वागत करती है। धन्यवाद। सिंहदेव साहब, आपसे कुछ देर पहले थे, आपके आने के पहले चले गए हैं, आपके लिए मैदान खाली करके, पहले जैसे उन्होंने खाली किया कुर्सी आपके लिए, क्योंकि वो भी दावेदार थे मुख्यमंत्री के, लेकिन आखिरकार आलाकमान ने आपको चुना और आपने एक ट्वीट किया था कि आगे आगे देखिए होता है क्या, इंतजार कीजिए, सब सही होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो डॉक्टर साहब ने कहा 15 साल का अनुभव मुख्यमंत्री के तौर पर है, केंद्र की राजनीति भी की है, लंबा अनुभव है, आप भी मंत्री रहे हैं पहले, मध्य प्रदेश जब था एक ही था राज्य। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने डॉक्टर साहब को सुन लिया, आपने कभी सपना देखा था कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे और पूर्व मुख्यमंत्री आपके बगल में खड़े होंगे और मंच हमारा होगा, और आप वायदा क्या करेंगे छत्तीसगढ़ की जनता से? 30 सेकंड में फिर आपके साथ चर्चा शुरू करता हूं। ये सपना तो नहीं देखा था, सपना ये था कि पूरे जीवन भर सार्वजनिक जीवन में रहें और जनता की सेवा करते रहें, कि छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करते रहें, ये सपना था। जहाँ तक कि बात कितने समय तक के आप सत्ता में रहे, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप जितने समय तक रहे हैं उस समय तक की जनता की कितनी सेवा की, उपलब्धि आपकी क्या है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमेशा विपक्ष की आवाज भी रहता हूं, जनता की आवाज भी रहता हूं, सत्ता पक्ष को खींचते रहता हूं। भूपेश बघेल जी को भी समय समय पर याद दिलाता रहूंगा कि मेरी भूमिका क्या है। आप आए, हमारे कार्यक्रम में शुरू किए, बहुत बहुत धन्यवाद।